हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द्वारका स्टडीज पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सपोर्ट मटेरियल से अपनी क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 4 यानी कि औद्योगिकरण का युग। ठीक है, बाकी 3 चैप्टर्स की वीडियोस में पहले ही बना चुका हूं, जिन्हें आप जल्दी से जाकर के देख लीजिएगा। शुरू करते हैं अपने यहाँ से कि भाई फैक्ट्रियां किस प्रकार भारत में आई। ठीक है, यानी कि विश्व में सबसे पहले कारखाने 1730 के दशक में इंग्लैंड में खुले थे। पूरी की पूरी धरती पर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? औद्योगिकरण का युग, यानी कि व्यापार की शुरुआत किस प्रकार हुई थी, उसका युग समय कब आया था। तो हम फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं कि फैक्ट्रियों का आना पूरे विश्व में कब से स्टार्ट हुआ। विश्व में सबसे पहले जो कारखाने थे वो 1730 के दशक में लगे थे, और वो कहां पर लगे थे? सबसे पहले इंग्लैंड में, यानी कि धरती पर सबसे पहले जो कारखाने फैक्ट्रियों की स्थापना हुई थी वो किस जगह पर होती है? इंग्लैंड में होती है। और कौन से ईयर में होती है? 1730 के दशक में होती है, याद रखिएगा। और इस युग का पहला प्रतीक कपास था, यानी कि जो व्यापार था, जो फैक्ट्रियां थी, वो किस चीज के व्यापार से शुरू होती हैं? कपास के व्यापार से शुरू होती है, कपास के उत्पादन से शुरू होती है। कारक जिन्होंने इसे संभव बनाया, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो इस व्यापार को संभव बनाती हैं, वो थे कई आविष्कार लोगों के द्वारा जो किए गए और बदलावों की श्रृंखला। इससे उत्पादन प्रक्रिया में सुधार हुआ। उत्पादन की सारी प्रक्रिया और प्रबंधन का एक छत के नीचे आए। यानी कि आपको पता है व्यापार का अर्थ क्या होता है, फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है? फैक्ट्री का अर्थ होता था जब सभी लोग, कई सारे लोग एक छत के नीचे बैठ करके कार्य करते हैं, तो उसे फैक्ट्री कहा जाता है। ध्यान से समझना, एक व्यापार, एक फैक्ट्री किसे कहा जाता है? जब कई सारे लोग एक छत के नीचे बैठ करके काम करते हैं तो उसे फैक्ट्री कहते हैं, और उसमें उत्पादन होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार किस तरीके से होती है। यानी कि पहले के समय पर लोग व्यापार नहीं किया करते थे, क्योंकि अत्यधिक लोग कृषि में लगे हुए होते थे। लेकिन जब ये उद्योग आता है तो इसमें परिवर्तन कैसे होता है और किस तरीके से इसकी रफ्तार बढ़ती है, यानी कि लोग कृषि से उद्योग में किस प्रकार से स्थगित होते हैं। ठीक है, औद्योगिकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री या फिर उद्योग का विकास नहीं होता है। यहाँ पर कपास, सूती वस्त्र उद्योग और लोहा और स्टील उद्योगों में बदलाव काफी तेजी से हुए, और ये ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। यानी कि उस समय पर ये सबसे ज्यादा किस जगह पर चल रहे थे? ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड के अंदर, जहां पर ये बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहे थे। कपास 1840 के दशक में इंग्लैंड में रेलवे के विस्तार से आगे बढ़ा, और भाई लोहा और इस्पात उद्योग का तेजी से विकास हुआ था। किस किस का? लोहे का और इस्पात का बहुत तेजी से विकास हुआ। 1840 के दशक में इंग्लैंड में रेलवे का विस्तार, और 1860 के दशक में उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि भाई इंग्लैंड ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए 1840 के अंदर रेलवे का विस्तार किया, यानी कि पूरे के पूरे इंग्लैंड के अंदर उन्होंने रेल लगाई, रेलवे का विस्तार किया। और उसके साथ साथ जिन देशों को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया हुआ था, उन देशों के अंदर भी उन्होंने रेलवे का विस्तार किया, जिससे कि आयात निर्यात बहुत इजीली किया जा सके और जल्दी से जल्दी किया जा सके। ठीक है, और नए उद्योगों और परंपरागत यानी कि जो पुराने उद्योग थे उनको आसानी से हाशिए पर ढकेल नहीं सके। यहां पर जो हाशिए का अर्थ होता है, हाशिए का अर्थ होता है जब किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाता है, उसे हाशिया कहते हैं। और यहां पर लिखा है कि जो परंपरागत उद्योग थे, जो पुराने उद्योग थे, उन्हें आसानी से धकेला नहीं जा सका। अगर परिवर्तन आए तो वो कैसे आए? धीरे धीरे आए। और 19वीं सदी के आखिरी में तकनीक भी आई, यानी कि टेक्निक ने नया रूप विकसित लिया, और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 20% से ज्यादा उस समय पर नहीं थी। परंपरागत उद्योग भाप से चलने वाले या फिर लोहा इस्पात उद्योग से प्रभावित नहीं थे। जो पुराने उद्योग थे वो भाप से या फिर किसी नए लोहा इस्पात उद्योग से प्रभावित नहीं हुए थे, परंतु ये पूरी तरह से ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। उस समय पर भी ऐसा नहीं था कि भाई लोग सिर्फ और सिर्फ नई चीजों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा नहीं था। लोग पुरानी चीजों पर अभी भी बने हुए हैं, और बहुत सारे साधारण और छोटे छोटे आविष्कार इन गैर मशीनी औद्योगिकरण का आधार भी थे, यानी कि बेस थे। आगे कि भाई हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति में, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। हाथ का श्रम मतलब कि जो कार्य लेबर के द्वारा किया जाता था उसे हाथ का श्रम, और वाष्प शक्ति यानी कि मशीनों के द्वारा किया जाता था। क्योंकि आपको पता होगा जब भारत के अंदर या फिर अन्य देशों के अंदर रेल आई थी तो वो
भाप के इंजन हुआ करते थे, उन्हें कोयले के द्वारा चलाया जाता था। हम यहाँ पर मशीनों की और हाथ की बात करने जा रहे हैं, तुलना करने जा रहे हैं। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में, विक्टोरिया के समय में ब्रिटेन में मानव लेबर की कोई कमी नहीं थी। मतलब कि ब्रिटेन के अंग्रेजों के पास में लेबर बहुत सारी थी, इसलिए वेतन कम होती थी, क्योंकि जिस जगह पर कंपटीशन बहुत था तो वो लोगों को जो वेतन थी, इनकम थे, वो बहुत ज्यादा कम दिया करते थे। उद्योगपति जो होते थे, जो उद्योगों के मालिक होते थे, ऐसी कोई मशीन लाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि देखो मशीन महंगी पड़ती थी, है ना, और फिर उसमें अगर गलती से कुछ खराबी हो जाती तो अत्यधिक खर्चीली होती थी वो, इसलिए वो मशीन लाना ही नहीं चाहते थे, जिससे मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर खर्च भी अधिक आए। ठीक है, बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खासकर आकार वाली चीजों की काफी मांग हुआ करती थी, जो सिर्फ हाथ से बनाई जाती थी, और वो सबसे ज्यादा प्रचलित कहां पर थी, फेमस कहां पर थी, भारत के अंदर थी। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जाते थे, मशीन से एक, देखो अगर हम हाथ से चीजों को उत्पादन करते हैं, पैदा करते हैं, तैयार करते हैं, तो वो हम अलग अलग तरीके की डिजाइन वाली कर सकते हैं, परंतु अगर मशीन से करते हैं तो मशीन जो होता है वो एक ही सांचे से कई सारी चीजें एक जैसी बना देती है। ठीक है, लेकिन हाथों से हम अलग अलग चीजों को बना सकते हैं, परंतु हाथों से बनाई गई चीजें अत्यधिक महंगी होती हैं और उन्हें बनाने में अत्यधिक समय लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कि इंग्लैंड में यानी कि अंग्रेजों के यहाँ मजदूरों का जीवन किस प्रकार का हुआ करता था उस समय पर। कुल मिलाकर मजदूरों का जीवन दयनीय था, बहुत दयनीय था, यानी कि दया वाला था, बहुत गरीब हुआ करते थे, पिछड़े हुआ करते थे। श्रम जो थी, लेबर जो था, उसकी बहुतायत की वजह से, क्योंकि लेबर बहुत सारे थे, है ना भाई, कमी नहीं थी, उसकी वजह से नौकरियों की बहुत ज्यादा कमी थी। अगर ऐसा नहीं होता था, इस वजह से नौकरियों की कमी थी, कंपटीशन बहुत था, लोगों को कम वेतन में भी काम करने पर तैयार होना पड़ता था। नौकरी मिलने की संभावना कब होती थी, जब यारी दोस्ती, कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, परंतु आप डायरेक्ट जाकर के कहीं पर काम ढूंढते हैं तो नौकरी नहीं मिल पाती थी। उस समय पर लोग अगर अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में व्यापार के लिए जाया भी करते थे, नौकरी के लिए जाया करते थे, तो वो तभी जा सकते थे जब उनका कोई रिश्तेदार, भाई बंधु वहां पर रहता है। अगर नहीं रहता है तो उन्हें रोडों पर सोना पड़ता था, खाने के लिए खाना नहीं मिलता था। इस तरीके से उनका जीवन बहुत ज्यादा दयनीय था। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से, मतलब क्या होता है, कई मौसमी काम का मतलब जो एक मौसम के अंदर जो काम आता है उसे हम मौसमी काम कहते हैं, उसकी वजह से कामगारों को बीच बीच में समय पर खाली बैठना पड़ता था, और आज भी कई देशों में ऐसा होता है। मजदूरों की जो आय थी, इनकम थी, वास्तविक मूल्य में भारी कमी इसलिए थी क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, बेरोजगारी की आशंका बहुत थी, जिसकी वजह से मजदूर नई टेक्नोलॉजी से चिढ़ने लगे। मतलब पता क्या होता था कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी तो उस समय पर मजदूर उससे जलते थे, चिढ़ते थे, क्योंकि वो सोचते थे इस टेक्नोलॉजी के आने से हम लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा और उन मशीनों की जगह ले ली जाएगी। ठीक है, और मशीनों पर वो हमला भी कर देते थे, उन्हें तोड़ देते थे, खराब कर देते थे। ठीक है, क्योंकि व्यापार की तो वैसे ही वहां पर रोजगार तो वैसे ही नहीं था इतना ज्यादा उनके लिए। 1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, क्योंकि सड़कों का, अब देखो रोजगार कैसे आए, क्योंकि सड़कों को चौड़ा किए जाने के लगा, रेलवे स्टेशन बनने लगे, रेलवे लाइन बनने लगी, तो मजदूरों को वहां काम मिल गया फैक्ट्री की वजह, क्योंकि फैक्ट्री में लोग मशीनों के द्वारा काम करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपनिवेशों में उद्योगीकरण किस प्रकार का होता था। मतलब ये तो हमने पढ़ा इनके खुद के देश का, यानी कि अंग्रेजों के खुद के देश का पढ़ा, लेकिन जिन देशों पर इन्होंने अपना उपनिवेश जमाया हुआ था उन देशों में उद्योगीकरण की क्या स्थिति रहती होगी, वहां के मजदूर कैसे होते होंगे, उनकी सैलरी कैसी होती होगी, यानी कि कुल मिलाकर उनकी स्थिति भी दयनीय होगी। आगे पढ़ते हैं जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो। भारतीय कपड़े का युग, पूरी पृथ्वी पर भारत का कपड़ा, भारत की डिजाइन, हस्तशिल्प बहुत ज्यादा प्रचलित थी। मशीन उद्योगों से पहले का युग पढ़ेंगे और मशीन उद्योगों के बाद का, यानी कि मशीन नहीं थी उससे पहले का आपके लेफ्ट साइड पर, और मशीनों के आने के बाद का राइट साइड पर। 1780 के बाद में मशीनें आई। तो भाई देखो, मशीन उद्योग से पहले का युग, अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों से दबदबा बहुत ज्यादा था। इंटरनेशनल की जो मार्केट थी, कपड़े मार्केट जो थी, उसके अंदर भारत का जो रेशमी कपड़ा था और सूती जो था कपड़ा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो बहुत ज्यादा फेमस था और इसका दबदबा अच्छा खासा था। जब कब की बात हो रही है, मशीनी युग से पहले। और मशीनी युग के बाद 1750 के दशक तक भारतीय सौदागर जो थे, जो भारत में सौदा करते थे, उनके नियंत्रण, उनके कंट्रोल वाला नेटवर्क धीरे 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 टूटने लग गया। क्यों? क्योंकि आगे देखो, इसमें देखो, मशीनों से उद्योगों से पहले का युग, उच्च किस्म का कपड़ा भारत से अर्मीनियन
और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर के जाते थे। ठीक है, इधर इसके बाद में यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी थी। सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ने लगे थे। बंबई, कलकत्ता और एक नए बंदरगाह के रूप में उभरे थे। ठीक है, इधर सूरत और हुगली मछलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह थे। अलग अलग प्रकार के भारतीय व्यापारी और बैंकर जो थे, बैंकर किसे कहा जाता था, जो बीच का काम करते थे उसे बैंकर कहा जाता था, इस व्यापार नेटवर्क में शामिल थे। और दो प्रकार के व्यापारी हुआ करते थे, आपूर्ति सौदागर और निर्यात सौदागर। ठीक है, जो पूर्ति क्या करते थे और जो निर्यात क्या करते थे। बंदरगाहों पर बड़े बड़े जहाज के जो मालिक हुआ करते थे वो निर्यात व्यापारी से दलाल के साथ, दलाल जो बीच का काम करता था उसके साथ कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। क्लियर हुआ यहाँ तक। और व्यापार यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था और यूरोपीय जहाजों के जरिए होता था। मतलब जो व्यापार होता था वो रेशम मार्ग से जहाजों के जरिए होता था। और शुरुआत में भारत के कपड़ा व्यापार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन 18वीं सदी यूरोप में भी भारतीय कपड़े की भारी मांग होने लगी थी। मतलब हमारे भारत के अंदर यूरोप के कपड़े की मांग भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ठीक है भाई। इसके बाद में अच्छा, अब जब ये भारत आए, यूरोपीय कंपनियां भारत आ गई, यानी कि हमारा कपड़ा पीछे हो गया। तो इस समय पर जो हमारे देश के बुनकर हुआ करते थे, बुनकर उसे कहा जाता था जो कि बुनाई किया करता था, उनकी क्या स्थिति होती है। तो आपको पता होगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और उसके द्वारा सत्ता यानी कि शक्ति स्थापित करने से पहले बुनकर और अच्छी खासी स्थिति में थे। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज हमारे भारत में नहीं थे तो हमारे बुनकरों की स्थिति बहुत अच्छी खासी थी, क्योंकि उनका उत्पाद जो था, उनका जो प्रोडक्ट था ना, उसको खरीदने वाले बहुत ज्यादा थे भाई, खरीदार बहुत थे, अच्छा बिकता भी था, लोग फेमस भी थे, अच्छी भी लगती थी, क्योंकि और मोल भाव करके उसकी कीमत भी लोगों को, इन बुनकरों को अच्छी खासी मिल जाती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हमारे देश पर, अंग्रेजों ने जब हमारे देश पर सत्ता स्थापित कर ली, पावर जमा ली, तो उसके बाद क्या होता है, पता क्या होता था? एक आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझाता हूं कि होता क्या था। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज थे, ये लोगों को, अगर हमारे देश के लोगों को पैसे की नीड होती थी, यानी कि पैसों की जरूरत होती थी, तो ये उन्हें पैसा दे देते थे, लेकिन उस पर एक शर्त रखते थे, उनकी चीज कुछ भी नहीं लेते थे। शर्त ये होती थी कि जितना भी तुम चीजों का उत्पादन करोगे ना, वो तुम्हें हमें ही बेचना पड़ेगा, यानी कि तुम जो भी चीज पैदा करोगे, उत्पादन करोगे, वो हमें ही सेल करो। तो इससे क्या होता था, चलो अगर कोई व्यक्ति, कोई मजदूर इनकी बात मान भी लिया करता था, तो उसके बाद क्या होता था, ये उनसे उस उत्पाद को कम रेट में खरीदते थे। अगर मार्केट में 100 रुपए चल रहे हैं तो ये कहते थे हम तो 50 का ही लेंगे, है ना। और अगर वो इन्हें नहीं बेचता था तो उन्हें मारते थे और उन पर अत्याचार करते थे, क्योंकि इन्होंने उसे पैसा दिया हुआ है, उसका टैक्स भी वसूलना है। इस तरीके से हमारे बुनकरों की स्थिति धीरे धीरे अंग्रेजों के कारण खराब होती चली गई और हमारा व्यापार टूटने लगा। जैसे आगे बढ़ते हैं, इसके हिसाब से 1760 के बाद भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। मतलब कि जो भारत का व्यापार था, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का अकेला अधिकार था। और कपड़ा व्यापार में एक्टिव व्यापारियों और दलालों को खत्म करके बुनकरों पर सीधा नियंत्रण कर लिया। यानी कि इन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ पर जो व्यापारी थे और दलाल थे ना, उन्हें उनका सिस्टम ही बीच में से खत्म कर दिया और डायरेक्ट उस पर कंट्रोल कर लिया, हमारे लोगों पर, बुनकरों पर। और बुनकरों को जो अन्य खरीदार हुआ करते थे, साथ कारोबार करते थे, उन पर भी रोक लगा दी। मतलब पहले क्या होता था, खरीदार कई सारे होते थे, लेकिन अब कंपनी ने, अंग्रेजों ने उनको रोक दिया कि वो इनके साथ खरीदारी नहीं कर सकते। बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता नाम के एक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति करी गई। और ये गुमास्ता कौन हुआ करते थे कि भाई बुनकर और गुमास्ता के बीच टकराव रहता था। अभी बताता हूं, गुमास्ता, इन्होंने एक अपने लीडर बनाया था जो इनका ध्यान रखता था, जो बुनकरों को देखता था कि व्यापार करें, वो अपने उत्पाद को कहीं बेच तो नहीं रहे हैं। मैनचेस्टर, जो कि ब्रिटिश कपड़े को होता था, इसका ये भारत कब आया? 19वीं सदी आते आते बुनकरों, जो हमारे भारत के बुनकर थे, उनके सामने कई सारी समस्याएं, यानी कि 100 साल पूरे होने के बाद में भारत के जो बुनकर थे उनके सामने कई सारी समस्याओं ने जन्म लिया। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से सूती वस्त्र के निर्यात में भारी कमी हुई। ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग का विकास, आयातित कपड़े पर आयात शुल्क का लगना और भाई भारतीय बाजार में ब्रिटिश कपड़े की बिक्री होना। मतलब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, आप समझ रहे होंगे कि जो भारत का कपड़ा था उसे हटा करके अंग्रेज अपना कपड़ा हमारे भारत के अंदर बेच रहे हैं, ठीक है, और उन्हें सस्ते में बेच रहे हैं। आगे भाई उस पर कोई टैक्स भी नहीं लग रहा। भारतीय बुनकरों की क्या समस्या थी कि निर्यात
बाजार का ढह जाना, हमारे जो बाजार था ना, नियति, सॉरी, जो हमारे यहाँ की बाजार था उसकी नियति पूरी तरीके से ढह गई, यानी कि व्यापार रहा ही नहीं अपना। स्थानीय बाजार को संकुचित, संकुचित यानी कि सिकुड़ जाना, अच्छी कपास का ना मिल पाना, अब जो पहले कपास हमारे भारत की होती थी वो कपास अब ना मिल पाना, ऊंची कीमत पर कपास खरीदने के लिए मजबूर होना, अब उन्हें कपास खरीदेंगे तो अंग्रेज उन्हें बहुत ज्यादा कीमत पर देते थे, अब जब ज्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं तो कपड़ा बना करके जब तैयार करके उसे बेचेंगे तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, तो भारत के लोग उसे नहीं खरीदा करते थे क्योंकि वो सोचते थे कि भाई इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसकी वजह वो अंग्रेजों के या फिर ब्रिटिश से बने तैयार माल को इस्तेमाल किया करते थे। 19वीं सदी के अंत तक भारत में फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन शुरू और भारतीय बाजार में मशीनी उत्पाद की बाढ़ आ गई, यानी कि फिर धीरे धीरे मशीनें आ गई और उसकी धीरे से फिर तो बाढ़ सी ही आ गई। आरंभिक फैक्ट्रियां कहां पर लगी, इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए नहीं तो इन फ्यूचर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। पहली सूती जो कपड़ा मिल लगी थी वो बंबई के अंदर 1854 में लगी थी। अगेन जो सूती कपड़ा मिल पहली लगी थी भारत के अंदर वो बंबई में 1854 में लगी थी, और जो जूट मिल लगी थी वो बंगाल में लगी थी 1855 में। 1860 में कानपुर में एल्गिलन मिल की स्थापना होती है। 1874 में मद्रास में प्रथम कताई और बुनाई मिल लगती है। ठीक है, भारत में फैक्ट्रियों का आना 19वीं सदी, जिससे भारतीय मजदूरों की क्या दशा हुई होगी। अभी हम ऊपर जो पढ़ रहे थे टॉपिक वो कैसा था हमारा कि भाई उस समय पर पीछे जो हमने पढ़ा कि उस समय पर हमने अंग्रेजों की पढ़ी थी, इंग्लैंड के मजदूरों की हालत पढ़ी थी, अब पढ़ रहे हैं भारतीय मजदूरों की। और ये भारतीय मजदूर किसके अंडर में है, उपनिवेश के अंडर, यानी कि अंग्रेजों के अंडर में है। ज्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पर रखे जाते थे, यानी कि फिक्स नहीं थे, जब मर्जी बुलाओ और जब मर्जी उन्हें भेज दिया करते थे, काम से हटा दिया जाता था। सबसे पहली चीज, फसल की कटाई के समय वो गांव लौट जाते थे, नौकरी मिलना फिर उनके लिए कठिन होता था। जॉबर जो थे मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करते थे। अब ये जॉबर क्या होता है कि भाई जो लोग जॉब पर, जैसे एक फैक्ट्री का मैनेजर होता था उसे ये लोग जॉबर कहा करते थे। जॉबर क्या होता था, वो इनको पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखता था, यानी कि ये हमने दशा पढ़ी। प्रारंभिक उद्यमी में क्या हुआ, या जब उद्यम आया, फैक्ट्री आई, टेक्नोलॉजी आई, उस समय पर स्किल्स जब आई तो उस समय पर दौर किस प्रकार का था। ये सभी चीन के साथ मिलकर साथ व्यापार में शामिल थे। उदाहरण के लिए बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर थे, ठीक है, और इन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई थी। किसने, द्वारकानाथ टैगोर ने बंगाल के अंदर 6 उद्यम कंपनियां लगाई। बंबई में डिनेशो, पेटिट और जेएन टाटा ने लगाई थी, और सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाई थी। किसने लगाई थी, सेठ हुकुमचंद ने। और जीडी बिड़ला, जिसका नाम आपने अच्छे से सुना होगा, जिसका सीमेंट वगैरह और भी अलग अलग चीजें होती हैं, इन्होंने भी यही किया था सेम, और थोड़ा अलग है। मद्रास के कुछ सौदागर को जो बर्मा, मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका से व्यापार किया करते थे, और कुछ वाणिज्य समूह जो भारत के अंदर ही व्यापार किया करते थे, वाणिज्य यानी कि कमर्शियल जो ग्रुप्स थे। ठीक है, आगे प्रारंभिक मजदूरों की हालत कैसी थी, यानी कि ज्यादातर मजदूर आसपास के जिलों से ही आते थे काम करने के लिए फैक्ट्रियों में, और वे किसान और कारीगर जिन्हें गांव में काम नहीं मिलता था, वे लोग क्या कर बन जाते थे, मजदूर, यानी कि जिनके पास खेत नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है, गांव में खाली है, वे लोग आसपास के अपनी फैक्ट्रियों में जाते थे और कार्य करने लग जाते और उन्हें रोजगार मिल जाता था। उदाहरण के लिए बंबई की सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले जो ज्यादातर मजदूर थे ना, वो पास के रत्नागिरी इलाके के हुआ करते थे। ठीक है भाई, आगे औद्योगिक विकास का अनूठापन, मतलब जब ये औद्योगिक विकास होने लगा तो इसकी ऐसी कौन सी चीजें थी जो अनूठी थी, अलग ही दिखती थी। जैसे भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व यानी कि दबदबा रखने वाले जो यूरोपीय प्रबंधकीय यानी अधिकारी जो थी, एजेंसियां जो थी, वो कुछ खास तरह के उत्पादन में ही दिलचस्पी थी उन लोगों की, खासतौर पर उन चीजों में जो निर्यात की जा सके, भारत में बेचने के लिए नहीं, जैसे बेचने के लिए नहीं, जैसे कि चाय हो गया, कॉफी, नील, जूट, क्योंकि इनसे अत्यधिक फायदा कमाती थी कंपनियां। ठीक है, और क्योंकि लोगों को चाय, कॉफी ये बहुत ही ज्यादा पसंद हुआ करती थी, भारतीय व्यवसायी ने वे उद्योग लगाए 19वीं सदी के आखिरी में, जो कि मैनचेस्टर उत्पाद से कंपटीशन नहीं करते थे, क्योंकि उनसे वो कंपटीशन कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के अंडर में थी। उदाहरण के लिए धागा, जो कि आयात किया ही नहीं जाता था, मंगाया नहीं जाता था, जो कपड़े की वजह धागे का उत्पादन किया जाने लगा। पहले भाई जूट वगैरह बन रहा है, अब क्या बनने लगा, धागा बनने लगा। 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में औद्योगिकरण का डर्रा बदल गया। स्वदेशी आंदोलन लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। इस वजह से भारत में कपड़ा उत्पादन शुरू हुआ था, यानी कि कपड़े का जो प्रोडक्शन था वो शुरू हुआ, और आगे चलकर चीन को
धागे का हम लोग जो चीन का जो निर्यात था वो भी घटता चला गया। इस वजह से भी धागा उत्पादक जो कपड़ा था वो बनने लगा और 1900 से 1912 के बीच में सूती कपड़ा का उत्पादन क्या हो गया था, हमारे यहाँ पर दोगुना हो गया था, यानी कि डबल हो गया था। कब? 1900 से लेके 1912 के बीच में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चालू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, इसने भारत में औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाया और नई फैक्ट्रियों की स्थापना की गई, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो जो ब्रिटिश मिली थी वो युद्ध के लिए उत्पादन में व्यस्त थी। मतलब ये वो टाइम था प्रथम विश्व युद्ध का जब हमारे यहाँ पर औद्योगिकरण बहुत तेजी से बढ़ा था। याद रखना क्यों बढ़ा था, क्योंकि जो अंग्रेज थे भाई, ब्रिटिश जो था, ब्रिटेन जो था, वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पहले विश्व युद्ध में लगा हुआ था। यहाँ पर हमारे देश के लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई और उनकी स्थापना करी और उन्हें आगे से जल्दी बढ़ाया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लघु उद्योगों की बहुतायत। लघु यानी कि छोटे छोटे उद्योग। अब हमारे भारत के अंदर जो लोग थे वो कृषि से निकल करके सीधे डायरेक्ट तृतीय क्षेत्र यानी कि उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने लगे। और आज भी आप देखते होंगे हर एक व्यक्ति अपना छोटे से छोटा बिजनेस ही करना चाहता है, ठीक है, किसी के अंडर काम करने से ज्यादा। अब यहाँ पर क्या होता है, फैक्ट्रियों का विकास होता है। इसके बावजूद बहुत कम औद्योगिक केंद्र मुख्यतः बंगाल और बंबई में होते हैं। श्रमिक का बहुत छोटा प्रतिशत फैक्ट्रियों में काम करता है। अब लेबर जो है फैक्ट्रियों में काम करना चाहती ही नहीं है। ठीक है, ज्यादातर जो श्रमिक होते हैं अभी भी गली मोहल्लों में छोटी छोटी अपनी दुकानें लगा लेते हैं, कोई भी अपने घरों में काम कर लेते हैं, लेकिन किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते। इसका मतलब क्या है, लोग उद्योगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, कई आविष्कारों की वजह से हथकरघा जो हमारे हाथों से काम किए जाते थे, उद्योगों की तकनीक में सुधार और हथकरघा जो हाथों से करने वाले, जो हाथों से जो वस्त्र बनते थे, उनके उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई। ऐसा ही एक आविष्कार जो था वो था फ्लाई शटल का। ठीक है, अगला कुछ बुनकर मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, कंपटीशन। इसका मुकाबला बेहतर तरीके से कर पाए। उदाहरण के लिए महीन किस्म का कपड़ा बनाने वाले क्योंकि इस किस्म के कपड़े की मांग में खराब फसल की स्थिति में भी उतार चढ़ाव नहीं आते थे, क्योंकि लोग सस्ते में उसे खरीद लिया करते थे उस समय पर। ठीक है, आगे जो है हमारा वस्तुओं के बाजार बनाने के तरीके क्या होते हैं। मतलब भाई आपको कोई वस्तु आप नहीं लेके आए हो, आप अगर व्यापार करते हो और आपको उसकी मार्केट बनानी है, तो आप उस मार्केट को किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है यहाँ पर, जैसे विज्ञापन तैयार करना। विज्ञापन यानी कि ऐड हो गया, उसके कैलेंडर तैयार करो, लेबल तैयार करो, अखबार में छपवाओ, पत्रिका निकालो, अनाउंसमेंट करवाओ। बड़ा अलग अलग तरीके हुआ करते थे। जैसे पता है क्या करते थे लोग अपने व्यापार को, जैसे आप कोई अपना बिजनेस करते हो और आपको उस बिजनेस को बढ़ाना है, तो उसके कौन से तरीके होंगे। तो लोग क्या करते थे भाई, भगवान की मूर्ति लगा देते थे, भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर लगा देते थे और विदेशी बनी चीज का स्थानीय संबंध दिखाने के लिए की जाती थी। इससे क्या होता था, लोगों को लगता था कि भाई ये हमारे भगवान को पसंद है, ये हमारे किसी भी ईश्वर को जिसे हम मानते हैं उसे पसंद है, हम तो इसी को खरीदेंगे। तो लोग इसकी तरफ आकर्षित होते थे, क्योंकि बच्चों की चीजों के लिए प्रचार के लिए बाल कृष्ण की छवि लगा देते थे कि भाई ये देखो, पटाखों पर भगवान की मूर्ति, वो भगवान की फोटो लगा देते थे। जिससे पहले क्या होता था, लोगों को लगता था भाई हमारे भगवान छपे हुए हैं इस पे, भगवान श्री राम की लगा दी, किसी की लगा दी, तो लोगों को ऐसा लगता था यही हम खरीदेंगे, यही है हमारे लिए मेन। ठीक है, इससे उनका व्यापार बढ़ता था। ठीक है, और आज इस चीज पर अभी गवर्नमेंट ने बैन भी लगाया हुआ है। भारतीय निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट के माध्यम से राष्ट्रवादी संदेश दिया गया कि यदि आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो इन चीजों को खरीदें, है ना। मतलब उनसे ये कहा अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों से कि आपको अपने देश, अपने भगवान पसंद है तो इन चीजों को खरीदो, है ना, आपके भगवान को खुशी मिलेगी। मैनचेस्टर के उत्पादक लेवल पर मैनचेस्टर ने बनी मोटे अक्षर के वस्तु की गुणवत्ता दिखाई देने के लिए लिखवाते थे, और कैलेंडर का प्रयोग उत्पाद को उन व्यक्तियों के बीच पहुंचाने के लिए किया जाता था जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। ठीक है, आगे हमारा यहाँ पर ये चैप्टर आपका कुछ खत्म होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, क्या क्या है भाई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आई थी। 1730 में इंग्लैंड में फैक्ट्रियों की शुरुआत होती है। 1760 में ब्रिटेन ने अपनी सूती मिलों की खपत के लिए कपास का आयात प्रारंभ किया। 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया। 1767 में रिचार्ड आर्कराइट द्वारा सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की गई। 1781 में जेम्स वाट द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार और पेटेंट होना, और 1785 में कोट राइट ने बिजली से चलने वाले कार्गो जो बनाए जाते थे उनका आविष्कार किया, जो भाप का इस्तेमाल काटने और बुनने के लिए करते थे। 1830 से 40 के बीच में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा बंगाल में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई गई, जो आपने ऊपर सब कवर कर लिया अभी। 1840 औद्योगिकरण के पिछले चरण में ब्रिटेन अग्रणी उत्पादक बना, यानी कि औद्योगिकरण में सबसे ज्यादा आगे कौन रहा, ब्रिटेन रहा।
1850 में लंदन में रेलवे स्टेशन का विकास हुआ, याद रखना, लंदन में रेलवे स्टेशन का विकास 1850 में। 1854 में मुंबई में पहली कपास मिल लगती है। 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल का खुलना। 1860 में अमेरिका में गृह युद्ध से कपास की आमद बंद और कानपुर में एलिंग मिल खुलती है। और 1861 में अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल की स्थापना होती है। 1863 में लंदन में भूमिगत रेलवे की शुरुआत। 1873 में ब्रिटेन से लोहा इस्पात का निर्यात प्रारंभ करते हैं। निर्यात यानी कि भाई ब्रिटेन को यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। 1874 में मद्रास में पहली करघा मशीन द्वारा उत्पादन प्रारंभ होता है। और 1900 में ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने किताब प्रकाशित की थी जिसको जिल्द लगाई जाती है, उनके तस्वीर पर नई सदी के उदय का ऐलान किया था। ठीक है, यहां पर हम इस चैप्टर को अपना, ये अभी और भी है इसकी बातें। 1912 पहली लोहा इस्पात कंपनी की शुरुआत जे एन टाटा द्वारा की गई। और 1917 में कोलकाता में पहले जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद्र ने चीन से व्यापार करना शुरू किया था। कब से किया था? 1917 में। और ये वो समय था जब विश्व युद्ध चल रहा था। और 1941 में 35% से ज्यादा हथकरघा में फ्लाई शटल का प्रयोग। याद रखने की बातें कुछ यहाँ पर दी गई है आपकी, जो पीछे ऊपर इनके बारे में दे रखा था, किसने कौन से आविष्कार किए। ठीक है, हम यहाँ पर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इसलिए क्योंकि ये हमारे न्यू सपोर्ट मटेरियल है और एग्जाम जो बनेगा बोर्ड का वो आपकी सपोर्ट मटेरियल से अत्यधिक आता है। सीबीएसई के अंदर बहुत ज्यादा आता है, इसलिए क्वेश्चंस आप सपोर्ट मटेरियल से न्यू वाली से करिए। यहाँ पर मैं इसको आपके क्वेश्चन आंसर्स दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, एक बार इनका रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करिएगा जिससे कि आपका चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये इनके आंसर्स हो गए सबके, वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बड़े वाले क्वेश्चन आंसर्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और इनके आंसर्स आपको पीछे जो हमने अभी पढ़े हैं उसी में दिए हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अपने चैप्टर को खत्म करते हैं। अगर वीडियो भाई अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताना कि भाई आगे और किस किस चैप्टर की वीडियोस बनानी है और आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, थैंक यू।